सो आज हम चिलपिल करने के लिए मैम के साथ हैं, प्रेमलता मैम। मैम वार्म वेलकम। मैं आपके घर में आपको कह रहा हूँ वार्म वेलकम। हाउस लाइफ, कैसे हो आप? बस आदित्य, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ओ- लोग यहाँ पे इंटरव्यू लेने के लिए आए हो। जगह तो बहुत छोटी है, नहीं नहीं, लेकिन थैंक यू चलो। सो मच जो आपने अपने स्पेस में हमारे को अलाउ किया। आओ बैठते हैं, बात करते हैं। हाँ जी, चलिए आइए। आइए। सो मैम, कैसा चल रहा है सब कुछ? अब तो चुनाव उनाव हो गए, 1 डेढ़ महीना हो गया, असेंबली चल रही है, आप लोग कहाँ पे हो? असल में देखो, जो चुनाव तो बहुत लड़ लिए हम लोगों ने। 72 में पहला इलेक्शन लड़ा था चौधरी साहब ने, हाँ तब भी ये हारे थे। अच्छा अच्छा। और मैं तो डिफेंस बैकग्राउंड से आती हूँ, हम्म। तो मुझे नहीं पता था कि ये इलेक्शन क्या होते हैं और क्या हार जीत होती है। तो मैं तो सारा सामान पैक करके बैठ गई थी अच्छा। कि चंडीगढ़ जाना। अब तो हम लोग उस समय जींद में थे, तो ये कह लेंगे मेरी चप्पल निकाल। मैं कहा चप्पल तो मैंने पैक कर दी। कहते क्यों? मैंने कहा चंडीगढ़ नहीं जाना अब तो। कहते अगर मैं इलेक्शन हार गया तो। मैं कहा वो क्या होता है? तो मुझे राजनीति के बारे में कोई ज्ञान नहीं था। और यानी लाइफ में देखो, मैं तो कहती हूँ जो भी आपके सामने आ रहा है आपको उसको टॉलरेट करना चाहिए पेशेंटली, और मतलब अच्छी तरह से, क्योंकि सुख दुख तो आते रहते हैं। तो इसलिए ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है कि इलेक्शन हार गए तो बहुत कुछ ये नहीं बदल पार्ट ऑफ गया। लाइफ है, चलता है, कोई हाँ नहीं हाँ है। हाँ हाँ। बाकी आपका ये बड़ा खूबसूरत सा प्यारा सा घर है, तो कब 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 आपने यहाँ पे कब शिफ्ट किया? यहाँ पे 89 में अगर आपको ध्यान हो, बॉफर्स केस हुआ था बहुत बड़ा, हाँ हाँ। और राजीव जी के खिलाफ काफ़ी प्रचार हुआ था, जिसकी वजह से पूरी कांग्रेस हार गई थी। उस समय हम लोग कांग्रेस में थे। तो 89 में जब हम लूज़ कर गए, तो ये विशंबरा मार्ग पे थे, तब तो वो कोठियाँ थी, अब तो फ्लैट बन गए सारे वो। अच्छा। और फिर हमारे को घर नहीं मिल रहा था दिल्ली में। आज हाँ भरें, अगले दिन मना कर दें कि ये तो पॉलिटिकल लोग हैं। तो मैं कहा पॉलिटिकल के लिए, पॉलिटिक्स के लिए इतना इम्प्रेशन ख़राब क्यों है कि अब उनको कौन समझाए कि हम उन लोगों में से नहीं आते। तो हम लोग को नोएडा रहना पड़ा था। अच्छा, वहाँ पे? हाँ, नोएडा रहे हम लोग 1 साल। और मेरी बेटी लॉर्ड कॉन्वेंट कैंट में थी, और कहाँ नोएडा, कहाँ लॉर्ड वहाँ से कॉन्वेंट, वहाँ से वहाँ आना ट्रैवल करना। कितना मुश्किल था। और ब्रजेंद्र भी उस टाइम मॉडर्न स्कूल में था, उसको भी 2-2 बस बदलनी पड़ती थी। तो बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था हमारे लिए वो। उसके बाद घर हमने बहुत देखे, लेकिन कहीं बात बनी कहीं नहीं बनी। तो मेरे फादर क्योंकि आर्मी में कर्नल रिटायर हुए थे, तो मुझे पता लगा कि सोम विहार में सारे डिफेंस के लोग हैं। तो यहाँ पे फिर कोई जान पहचान से मेरे को, मेरे डैडी के कोई कुलीग मिले। हमने कहा जी हमारे को फ्लैट ख़रीदना है। तो उन्होंने हमारे को बहुत फ्लैट दिखाए। ये फिर इसलिए पसंद आया कि इसमें सर्वेंट क्वार्टर है। अच्छा। क्यों ये कहने लगे ना कि एक बेडरूम कम हो सकता है, हाँ लेकिन सर्वेंट क्वार्टर तो मस्ट है। हाँ क्योंकि ड्राइवर है, गनमैन है, कहाँ सोएंगे, कहाँ जाएंगे। हाँ। तो फिर हम लोगों ने सोमवार शिफ्ट किया था 91 में। तो अभी मन नहीं करता फार्म हाउस लेने का? क्यों? देखो, फार्म हाउस लेने के लिए पैसे बहुत चाहिए। और देखो, मुझे अभी तक याद है जब इन्होंने राजनीति ज्वाइन करी, तो ये अपनी माँ से कहने लगे कि माँ मैं पैसे कमाऊँ या इज्जत कमाऊँ। तो इनकी माँ बोली भी बेटा पैसे तो मैं ही दे दूंगी, इज्जत कमा ले। क्योंकि इज्जत कमाना बहुत मुश्किल होता है, पैसे तो कभी भी आनी जानी चीज़ है। हाँ, ये तो है मैम। बाकी आप तो पूरा ट्रैवल करते हो हरियाणा में भी, और महिलाओं वगैरह से भी मिलते हो, अभी भी आप इलेक्शंस वगैरह में भी थे। तो ये सारा जो हुआ उसके ऊपर आपकी क्या ओपिनियन है? असल में शुरू में तो एक मैंने प्रोग्राम शुरू किया था महिलाओं के लिए, और उसका भी मैंने एक नाम रखा था महिला सखी मिलन, क्या ये ऐसा कुछ? कुछ, अब सखी मुझे सहेली ऐसा ध्यान कुछ नहीं आ था। रहा कि उसका नाम रखा था। और उससे मैंने जितने भी हमारे हल्के में गांव हैं 66 हैं, इंक्लूडिंग उचाना। उचाना को हम 2 तरह से काउंट करते हैं, मंडी अलग करते हैं, गांव अलग करते हैं। गाँव अलग करते वैसे 65 कह लो आप। तो मैं हर गांव में गई, मतलब 66 से 66 मैंने कवर किए। और उसके बाद हमने 3 ग्रुप बनाए इसके। हैं। अच्छा। और जैसे वो सब चौधरी साहब ने डिसाइड किया था भी पहले गांव में कौन से, फिर सेकंड में कौन से, थर्ड में कौन से। तो फिर हम लोगों ने फंक्शन करे। तो लेडीज़ में बहुत उत्साह था, क्योंकि आपने देखा है कि जींद इटसेल्फ डिस्ट्रिक्ट ही बहुत मतलब बैकवर्ड है। हाँ हाँ और उचाना और भी बैकवर्ड लगा लो, आपके एजुकेशन की बहुत कमी है वहाँ पे। हाँ, हमने ट्रैवल किया काफी। हाँ, तो लेडीज़ को बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा देखो मैं तुम्हारी जैसी हूँ, तुम्हारे जैसे कपड़े पहनती हूँ, मैं कुछ अलग से नहीं हूँ। और तुम ऐसा मत समझना कि मैं कहीं प्रिविलेज्ड हूँ कहीं या तुम्हारे से दूर हूँ, अलग तरह की हूँ। तो लेडीज़ को बहुत अच्छा लगा। हमने के फंक्शंस करे, फिर हमने रस्साकसी भी करी, वो चम्मच वाला भी करा, प्राइजेज भी रखे हमने। तो इतना पॉजिटिव माहौल था। तो तब तो ये था कि शायद ब्रजेंद्र जी एमपी का चुनाव लड़ेंगे और मैं एमएलए का लड़ूंगी।
अच्छा। तो तैयारी तो एक तरह से उस तरह से भी थी, लेकिन उस टाइम तो हम बीजेपी में थे, और लेडीज़ मेरे को ये पूछती थी, जी मैडम आप चुनाव कौन सी पार्टी से लड़ोगी? तो मैंने कहा अभी तो मुझे खुद नहीं पता कौन सी पार्टी से लड़ूंगी। अच्छा अच्छा। क्योंकि थोड़ी थोड़ी बातें चलनी शुरू हो गई थी कि अब इस पार्टी में मैं कांग्रेस में हम जाना चाहते हैं, तो इसलिए मैं ना हाँ कह पाती थी ना कह पाती थी। मैं कहा तुम तो बस ये लेके चलो कि मैं हूँ, तो मैं किसी भी पार्टी में तुम्हें उससे क्या लेना। हाँ ये भी है। हाँ तो पर कह आपको लिए तो घर में तो पता ही होगा, ब्रजेंद्र भैया और ये बात करते हैं कि भाई नहीं नहीं कांग्रेस में जाना है, तो आपने थोड़ा इंडिकेशन नहीं दिया उनको कि भाई मोस्ट नहीं, प्रोबेबली असल में कांग्रेस? पता क्या, अब देखो वो आईएएस ऑफिसर हैं, उनकी 20 साल की सर्विस, 21 साल की सर्विस भी है, मैच्योर हैं, अपनी डिसीजन खुद ले सकते हैं, तो इसलिए अगर वो कुछ कहते भी हैं तो मैं ऑब्जेक्शन नहीं करूँगी, ना मैं अपना कोई मत रखूँगी कि नहीं तुम ऐसे कर लो ऐसे। कोई बच्चा तो है नहीं वो कि वो मेरे हिसाब से चलेगा। इस उम्र में तो आदमी अपने हिसाब से चलता है। ये भी और आपने देखा होगा जब आर्मी अफसर की शादी होती है उसकी उम्र सारी 24-25 साल होती है, हाँ ये और वाइफ नई नई होती है, ना घर में फर्नीचर होता, बक्सों पे चादर लगा के वो लोग सोफ़ा बनाते हैं, और छोटा सा टेबल रखे वो लोग डाइनिंग टेबल की तरह यूज़ करते हैं। तो हमने तो वो टाइम भी देख रखा है, तो इसलिए मैंने कभी मतलब किसी भी चीज़ में ऑब्जेक्शन या कोई क्वेश्चन नहीं रेज करा। आपकी 24 साल के साथ शादी हुई, तब आप जब यहाँ पे जींद आए थे डुमरखा में, तो कैसे थे ये लोग? थोड़ा सा अलग तरीके के लोग थे कि वही एक बड़े खानदान के लोग हैं, वेल एजुकेटेड थे, या फिर गांव देहात का माहौल था, या कैसा था कुछ? नहीं, असल में पता है क्या, मेरी स्कूलिंग तो सारी हॉस्टल की है। आपके कहाँ, बिरला से हुई ना? बिरला बालिका विद्यापीठ पिलानी से। अच्छा अच्छा। तो वहाँ से मेरी स्कूलिंग थी, फिर आर्मी बैकग्राउंड है, आपको पता आर्मी वाले तो सिविल लाइफ से बिल्कुल अलग तरह के होते हैं। और बस मैंने ये कहा था मेरी मदर इन लोगों को कि मैं घूंघट नहीं करूँगी, क्योंकि गांव की गलियाँ ऊंची नीचे होती हैं, मैं गिर जाऊंगी। तो इसलिए उसके लिए मुझे आप फोर्स मत करना। और तो कह लगे ठीक है कोई बात नहीं। तो मैं गांव में जाती थी, और सब बड़े अच्छे से मिलते थे, मतलब ऐसा कभी नहीं लगा मेरे को कि कुछ अलग तरह के लोग हैं, ये ऐसा कुछ नहीं लगा। मैम एक मदर के लिए अपने बेटे का 32 वोट से हारना वो कैसा होता है आपके लिए, कितना इमोशनल? देखो, अब मैं तो इस बारे में ज़्यादा नहीं बोलती, लेकिन चौसव खुद और ब्रजेंद्र वो ये कहते हैं कि हम 32 वोट से नहीं आ रहे। आप ये लगा कि चलो हम 32 + 20,000 से आ रहे हैं, क्योंकि जो वोट हम लोग बीजेपी के शुरू से ये लेके चल रहे थे कि 45 to 50,000 के बीच में रहेगा कैंडिडेट, इससे ऊपर हम उसको काउंट नहीं कर रहे थे। उसकी उतनी वोट आई हैं, 48 समथिंग थाउजेंड, जितनी भी 900 कुछ आई हैं। और लेकिन जो रेबल्स थे, जब पार्टी को ये पता था कि भी हमारा ऑफिशियल कैंडिडेट ब्रजेंद्र सिंह है, तो जो पार्टी के करता धरता हैं, जो अपने आप को ये लगाते हैं कि हम ही पार्टी के सब कुछ हैं, उनका चाहिए तो ये था कि रेबल्स को बिठाते वो, या जो जिनको टिकट नहीं मिली उनको कुछ एश्योरेंस देते कि देखो सरकार बन जाएगी और आपको कुछ हम दे देंगे, चेयरमैनशिप दे सकते हैं, कुछ और दे सकते हैं, और अब कैंडिडेट की हेल्प करो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो वो जो कांग्रेस की जो वोट थी ना, वो डिवाइड हो गई। ओके। वो डिवीजन होने से क्या है कि कुछ वीरेंद्र गोगड़िया को चली गई, कुछ दिलबाग संडील को चली गई, काला इंडिपेंडेंट खड़ा था, वो तो शुरू से इंडिपेंडेंट था, कुछ उसको चली गई, कुछ आम आदमी पार्टी ले गया। तो इस तरह करके जो डिवीजन हुआ वोट्स का, उसकी वजह से मतलब सारी गड़बड़ हुई है। तो आजकल क्या कर रहे हैं भैया, क्या प्लान आउट कर रहे हैं फिर आगे का रणनीति? रणनीति तो कुछ नहीं, भी तो सबसे बड़ी दिक्कत तो ये हो रही है कि घर छोड़ना पड़ रहा है। अच्छा, वो वाला। हाँ, तो ये घर की दिक्कत दिल्ली में रहती ही है हमेशा। असल में पता है, इन्होंने देखो नाभा हाउस है कनॉट प्लेस में ना, कस्तूरबा गांधी रोड पे, उसकी सारी डीलिंग इनकी हो गई थी, एडवांस भी दे दिया था, एग्रीमेंट भी साइन हो गया था, और लास्ट मिनट पे इन्होंने मना कर दिया कि हम तो आपको घर नहीं दे रहे। तो बड़ा एकदम से ये हो गया कि अब क्या करें हम लोग, कहाँ जाएं। फिर उसके बाद और 1-2 घर देखे, लेकिन हर जगह बस कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रही। फिर तो यही हुआ फाइनली कि जो एमपीज़ हैं वो गेस्ट अकोमोडेशन ले सकते हैं। तो गेस्ट अकोमोडेशन के लिए जो ये राजस्थान से एमपी हैं, इनके अच्छे दोस्त हैं वो, हाँ, वो राहुल कासवा, हाँ, मेरे भी उन्होंने वो टूर रूम सेट का करके दिया हुआ है। तो अभी तो उसको ठीक ठाक कराएंगे। तो ये लोग तो जिम खाना में शिफ्ट हुए हुए हैं अभी तो। अच्छा, जिम खाना में रह रहे हैं, क्योंकि मेंबर हैं दोनों जिम खाना क्लब के, तो वहाँ पे रह रहे हैं। तो थोड़ा घर घुर ठीक कराएंगे। काफ़ी सामान चंडीगढ़ शिफ्ट कर दिया, क्योंकि बड़ा घर था, सामान बहुत इकट्ठा हो रहा था।
और अब तो ज़रूरत का सामान रखेंगे वो लोग, क्योंकि बच्चे पढ़ रहे हैं। भैया ने तो पूरी जिंदगी अच्छी बड़े घरों में वो रहे हैं एज एन IAS ऑफिसर, अब छोटे घर में कैसे मन लगेगा? देखो एडजस्टमेंट की बात है ये तो, जब मैं बार बार कहती हूँ कि आदमी में सबसे ज़रूरी है एडजस्टमेंट। अब जैसे चौधरी वीरेंद्र सिंह भी 82 में मिनिस्टर बन गए थे, बहुत बड़ी कोठी मिली थी चंडीगढ़ में। उसके बाद इंदिरा जी की डेथ हो गई, राजीव जी ने फ़ोन किया कि आप मिनिस्टर से इस्तीफ़ा दो और इलेक्शन लड़ो। इन्होंने हिसार से इलेक्शन लड़ा। उस टाइम ओम प्रकाश चौटाला जी हारे थे, जो सब MP बने थे, और हम दिल्ली आ गए। तो शुरू में हमारे को टेम्प्रेरी अकोमोडेशन मिली, सिर्फ 2 ही कमरे थे। अच्छा। दोनों बच्चे पढ़ते थे, अच्छा। तब भी हम लोग रहे। उसके बाद फिर हम लोग तिलक मार्ग पे आ गए, जहाँ जसमीत जी से उनकी इंट्रोडक्शन हुई। पंडारा रोड पे थे ना तब जसमीत मैम तो शायद? क्या? पंडारा रोड पे रहते थे ना? नहीं, पंडारा रोड पे नहीं, तिलक मार्ग पे थे वो लोग। अच्छा, वो तिलक मार्ग पे? हाँ, तिलक मार्ग के जो पीछे फ्लैट्स हैं वहाँ पे थे हम लोग। हमारे को तो मिला था टेम्परेरी, क्योंकि मिनिस्टर थे, तो मिनिस्टर का जो स्टेटस होता है वो इंडिपेंडेंट कोठी का होता है। लेकिन उस टाइम कोई कोठी खाली थी नहीं, तो मेरे ख्याल 1.5 साल रहे हम लोग वहाँ पे C232 में। और जसमीत के पेरेंट्स थे उसी लाइन में, ऑपोजिट साइड में। तो मॉडर्न स्कूल था, दोनों का स्कूल सेम था, दोनों की क्लास सेम थी, वही रास्ता, वही जाना, वही आना। तो धीरे धीरे जान पहचान बढ़ गई और जान पहचान फिर लाइफ का हिस्सा बन गई। और फिर हमारे को तो मिल गया था विषमता स्मारक पे, वो चौधरी बंसीलाल के पास था। उस टाइम शायद वो डिफेंस मिनिस्टर बन गए थे, तो उनको तो फिर प्रेसिडेंट हाउस में घर मिल गया था। और 8 नंबर विषमता स्मारक पे हम लोग शिफ्ट हो गए थे। और वहीं से फिर स्कूल जाता था, गीतुआ लॉर्ड कॉन्वेंट था, तो नज़दीक था, RML से बस मिलती थी। और ये अपने इसमें था, मॉडर्न स्कूल में था उस टाइम। तो मैम कभी आपने ऐसे क्यों नहीं सोचा कि कुछ पैसे वैसे कमा लेते हैं? क्या चीज़? आपने कभी ऐसे क्यों नहीं सोचा कि कुछ पैसे वैसे हमारे को भी कमाने चाहिए जो और राजनेता कमाते हैं? असल में इस तरह की ब्रिंगिंग अप नहीं है, लालच नहीं है किसी चीज़ का। जो मिल गया वही, उसी में खुश हैं। अब मैं तो वैसे ही डिफेंस बैकग्राउंड से आती हूँ, आपको पता है डिफेंस वाले तो हर हालत में खुश रहते हैं। हाँ, वो कि मेरे फादर की यानी हार्ड पोस्टिंग्स भी रही हैं द्रास में। अब द्रास तो आपको पता है श्रीनगर से भी बहुत ऊपर है। हाँ, और हम लोग श्रीनगर रहते थे उस टाइम, बच्चे थे, लेकिन यादें तो अभी भी हैं ना। उसके बाद फिर हम लोग हॉस्टल में आ गए। हॉस्टल में सारा डिसिप्लिन लाइफ होती है, तो कोई पैसे का लालच रहा ही नहीं। और इनकी मदर ने बस एक चीज़ कही थी कि बेटा इज्जत कमा लेना, पैसे तो मैं दे दूंगी। तो इनकी मदर ही हमारा खर्चा चलाती थी। अच्छा। शुरू में तो हाँ। अभी जो फ्लैट हमने ले रखा है, ये भी इनकी मदर ने ज़मीन बेची थी। और बिकवाने वाला कौन था? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। उस टाइम वो लाइजनिंग करते थे प्रॉपर्टी की। तो उन्होंने कहा कि ये 10 एकड़ ज़मीन है तुम्हारी शुगर मिल के पास, इसको बेच दो, नहीं तो एक्वायर हो जाएगी। तो फिर इनकी मदर के समझ में आ गई कि बेच देते हैं। तो कुछ हिस्सा बेच के ये हमने सोमवार का फ्लैट खरीदा, कुछ डूमरखे का मकान बन गया, नई गाड़ी आ गई। तो सारा खर्चा इनकी मदर ही चलाती थी हमारा। अच्छा, तो ये हाँ था। जी। मैम मैंने वो कॉलेज में कुछ पिक्चर्स देखी थी राजीव गांधी जी के साथ, चौर साहब की, सोनिया जी के साथ। तो आप तब मिलने जाते थे पॉलिटिशियन से कभी कभार, चौर साहब के साथ, सोनिया जी नहीं, से? मैं वैसे तो खैर मैं मेंबर रही हूँ AICC की। और लेकिन जहाँ तक पॉलिटिक्स की बात है, मैं जब इलेक्शन होते थे तब मैं जाती थी। अदरवाइज तो मेरा फोकस रहता था बच्चों की पढ़ाई पे, क्योंकि ये तो 24 घंटे के पॉलिटिशियन थे। सुबह निकलते थे, रात को कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं कोई टाइम नहीं होता है। आपको पता है पॉलिटिक्स में टाइम तो कोई होता नहीं है। और मुझे ये रहता था कि बच्चों की पढ़ाई ना डिस्टर्ब हो जाए इस चीज़ में। मुझे हमेशा ये रहा कि बच्चों की स्कूलिंग अच्छी होनी चाहिए, उनका कॉलेज अच्छा होना चाहिए। तो दोनों बच्चे मॉडर्न स्कूल से, मतलब ब्रिजेंद्र तो शुरू से मॉडर्न स्कूल में थे जब हम चंडीगढ़ से यहाँ पे आए। उसके बाद सेंट स्टीफन से ग्रेजुएशन। गीतांजलि मेरी बेटी, वो भी सेंट स्टीफेंस की ग्रेजुएट है। ब्रिजेंद्र की बेटी भी सेंट स्टीफेंस की ग्रेजुएट है। और एक तरह से आप ये लगाओ कि 5th जनरेशन में है। अच्छा, ये कुदरत। हाँ, ओके। क्योंकि सर छोटराम भी इसी कॉलेज से हैं। फिर इनके चौर साहब के फादर जो नेकीराम, वो भी इसी कॉलेज से हैं। ओके। अकेले चौर साहब नहीं है। अरे ये स्टीफेंस में जाते थे पॉलिटिशियन बनते ही नहीं, उसका भी कारण है, क्योंकि ये ना अपनी इनकी जो मदर थी, उनके 3 बच्चे हुए थे पहले, तो वो जल्दी गुजर गए थे। उसके बाद 14 साल तक कोई बच्चा ही नहीं हुआ था। अच्छा। तो कहते हैं ना नदीद का बच्चा। अच्छा। तो नदीद के बच्चों को ये था कि दिल्ली पड़ेगा तो घर से दूर रहना पड़ेगा और ये इसको। भी हो सकता है बागाड़ा छोरा।
नहीं नहीं, बस यूं ही था उनको कि बड़ी मुश्किल से भगवान ने मेरे को औलाद दी है, तो जैसे होता है ना बिल्कुल सहेज के रखने वाली चीज़ हाँ, है। पैम्पर्ड करके। हाँ हाँ, तो इनकी मौसी रखती थी गोद में, और ये रोहतक में ही पढ़े हैं, इनकी ग्रेजुएशन भी रोहतक से हुई है। और नहीं तो ये भी आ सकते थे सेंट स्टीफेंस कॉलेज में। अच्छा। फिर जब हम दिल्ली आ गए, फिर उसके बाद ब्रजेंद्र की भी स्कूलिंग, गीतांजलि की भी स्कूलिंग, फिर अब कुदरत की स्कूलिंग। तो इस तरह करके आप लगा लीजिए, यानी 5वीं जनरेशन में है कुदरत सेंट ओके, स्टीफेंस तो कॉलेज। सही है, वो हाँ जी। पढ़े लिखे लोगों का कॉलेज है, हाँ बड़े हाँ हाई हाँ। उसके वो जाते हैं। बाकी मैम, आप एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ में अभी इलेक्शन देख रहा था यूएस वाले, तो वहाँ पे भी महिला कैंडिडेट थे। तो महिला कैंडिडेट वगैरह तो चीफ मिनिस्टर बनते ही नहीं है, ना वहाँ प्रेसिडेंट बनते हैं, ना हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर बनते हैं। कभी आपको लगा कि हरियाणा जैसी सोसाइटी में बहुत कंजर्वेटिव है महिलाओं के लिए? नहीं देखो, इंडिया उस हिसाब से मैं तो ये कहूँगी, इंडिया बहुत प्रोग्रेसिव है। हम्म। मतलब यूरोपियन कंट्रीज़ को देखो या फॉरेन कंट्रीज़ के मुकाबले में, बेशक हमारे यहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बहुत बड़ा प्रचार हुआ है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, जो पानीपत में फंक्शन हुआ था। लेकिन मैं फिर भी ये कहती हूँ कि हमारी महिलाएं विदेशों को देखते हुए बहुत आगे हैं, पॉलिटिकली भी। ममता बनर्जी को आप देख लो, वेस्ट बंगाल की चीफ हरियाणा में तो मिनिस्टर। बैकवर्ड है फिर, नहीं, घूंघट हरियाणा और में वो सारा। ऐसा नहीं है कि भाई हरियाणा को वो कभी चांस नहीं मिल सकता। यानी अब आप देखिए, अभी तो चलो सरकार नहीं बन पाई, नहीं तो शैलजा जी का नाम काफ़ी चला है चीफ मिनिस्टरशिप के लिए। नहीं ना, उम्मीद तो हर एक कोई करता है ना। अब कौन कौन कर रहे थे, बहुत लोग थे लाइन में तो, लेकिन शैलजा जी का भी इसमें उनका इंटरेस्ट था कि मैं भी बन सकती हूँ, और इसीलिए वो लोकसभा की बजाय विधानसभा लड़ना चाहती थी। तो लेकिन कुछ मतलब ऐसे माहौल बना कि वो लोकसभा से एमपी बन गई, और विधानसभा वो लड़ नहीं पाई, और फिर सरकार भी नहीं बनी। अच्छा हाँ जी। मैम, आप जब सोनिया गांधी जी से मिले थे तो आपको कैसी पर्सनैलिटी लगते हैं वो? व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सनैलिटी सी इज? बहुत ही जेंटल लेडी हैं, बहुत ही सोबर, बहुत ही जेंटल। यानी एक फॉरेनर होते हुए जिस तरह से उन्होंने इंडियन सोसाइटी को, इंडियन कल्चर को अडॉप्ट किया है। मतलब आप कभी भी देख लो, जब भी राजीव गांधी के साथ वो जाती थी, सिर का पल्ला हमेशा ढका होता था, और साड़ी पहनती थी। नहीं तो जो इटालियन हो, विदेश में रही हो, और वहीं से उनकी सारी पैदाइश और पढ़ाई रही हो, तो लेकिन वो यहाँ आने के बाद बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गई थी, बिल्कुल इंडियन बन गई थी। और उनसे जब मिलो ना, तो आपको ये नहीं लगता कि मैं क्यों यहाँ पे क्यों आ गई। मैं बड़ा कंफर्टेबल फील करते हो आप उनके साथ बैठ के। अच्छा, हाँ जी, तो बहुत अच्छी लेडी तो हैं। हिंदी तो बोल लेती हैं वो? हाँ जी, हिंदी तो बोल लेती हैं थोड़ा थोड़ा? हिंदी बोल लेती हैं। अब देखो ना, शादी को भी 68 में शादी हुई थी उनकी, और अब तो 2024 लगा हुआ है, तो बहुत टाइम गुजर गया। ग्रीन पार्क में कहाँ पे इंस्टीट्यूट था जब उनकी शादी हुई, तो वो वहाँ पे कोचिंग के लिए जाती थी हिंदी बोलने के लिए। वो तो शुरू शुरू की बहुत बात पहले है, की बात है बहुत वो। पहले की बात है। हाँ, हाँ 80s के आसपास हाँ की। हाँ, 68 में देखो शादी हुई थी उनकी। सो मैम, इसके अलावा आप ये बताइए कि पॉलिटिकल रणनीति में चोर साहब का राय वगैरह मानते हैं आपकी? वैसे तो मानते नहीं चोर साहब किसी क्या क्या चीज़? राजनीतिक रूप से कभी राय वगैरह देते हो आप चोर साहब को? तो चोर मान साहब लेते को थोड़े बहुत आपके। नहीं, इनको देने की जरूरत ही नहीं है। ये तो गुरु है हमारे। उल्टा ये जो कहते हैं हम उसको अडॉप्ट करते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। अच्छा। अब जो इलेक्शन का टाइम था, ब्रजेंद्र को थोड़ा सा थी थोड़ी सी उसको कि मुझे नहीं लगता इलेक्शन उतना स्मूथ है अच्छा, जितना आप लोगों को लग रहा है। ब्रजेंद्र ने कहा। ब्रजेंद्र ये कहते थे, और चौहान साहब कहते थे नहीं, अब की बार माहौल बहुत फर्क है। मैंने इतने इलेक्शन लड़ लिए, और ऐसा माहौल तो कभी देखा ही नहीं मैंने। इतना पॉजिटिव माहौल था कि हम कभी इस दिमाग में ये आया ही नहीं कि इलेक्शन हार भी सकते हैं। 8 तारीख को काउंटिंग थी, 7 की रात को 12-1 बजे भी ये इन्होंने समरवीर को बिठाया, अपने ग्रैंडसन को, और कहने लगे तू लिख, एक एक गांव को लिख, और मैं बताता हूँ कहाँ हम हार रहे हैं, कहाँ हम जीत रहे हैं। अच्छा। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि 90% रिजल्ट वही था। चेंजेस कहाँ पे आए? जहाँ पे वीरेंद्र गोगड़े की वोट ज़्यादा थी, जिसको हम लोग नहीं लेके चल रहे थे उतना। हम लेके चलते कि 15-20 हज़ार के करीब इसके आ जाएंगी, काले की भी वही 10-12 के करीब आ जाएंगी, सुनील वाले की भी थोड़ी बहुत आ जाएंगी, लेकिन ये 30+ पे जाएगा इतनी उम्मीद नहीं थी। अच्छा, 30। तो लास्ट मिनट में ये कहते भी बहुत, अगर कम से कम भी लेके चलो ना मार्जिन, तब भी हम 4-5 हज़ार से जीत रहे हैं। अच्छा। और वैनी को एक हिच, मतलब एक फीलिंग थी एक angst, कि वो कहते हैं कुछ ना, हाँ कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कुछ ठीक नहीं लग रहा। इसकी फिर गीतांजलि से थोड़ी चैटिंग हुई, तो कहता है गीतू मैं
चाहे मैं 5 वोट से जीत जाऊँ। तो गीतू ने मुझे ये फ़ोन करके कहा कि मम्मी वैनी तो कुछ डिस्टर्ब सा लग रहा है। मैं कहा देखो जो खुद कैंडिडेट हो और इतना बड़ा इलेक्शन है, कैंडिडेट इतने खड़े हैं चारों तरफ, रेबल्स खड़े हैं, उनकी भी एक अपनी वो जो हमारे को दिख रही है, उनकी जो तैयारी है और जो कि नहीं होना चाहिए लेकिन हो रहा है, तो उससे मन में डर तो होता ही है। थोड़ा लेकिन वो डर सच साबित हो गया जब ब्रजेंद्र का मतलब रिजल्ट आया। इमोशनल भी हो गए थे वो रिजल्ट के बाद? देखो इमोशनल तो लोगों ने इतना साथ दिया, लोग इतने वहाँ पे ढोल वाले भी खड़े थे, मिठाई लेके भी लोग खड़े थे और फिर जज साहब कहने लगे भाई एक बार बाहर आ जाओ नहीं तो ये लोग ऐसे ही रहेंगे, तो उस टाइम भी मैंने थोड़ा इमोशनल था। सारी फैमिली इमोशनल हुई थी। वो तो कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं कि जब आदमी को आता है और एक वही बात है, कुछ सामने वाला होता है दूसरे को खुद ही रोना आ जाता है। तो वो कुछ मतलब कुछ घंटे पहले तो रिजल्ट आया था, तो दुख तो था एक बार तो, लेकिन अब ठीक है, जो बीत गया सो बीत गया। वैसे कार्यकर्ता लोग बोल रहे थे कि चलो ठीक है, हार गए तो हार गए, कांग्रेस की सरकार बन जाती है और हम हार जाते तो और पंगे हो जाते हैं। वो तो देखो ना, इफ्स और बट्स तो हर चीज़ के साथ होती हैं। लेकिन बात तो ये है ना कि जो अब जैसे राहुल जी का मैसेज आता है ब्रजेंद्र के पास कि आपका रिजल्ट कैसा रहा, बल्कि उन्होंने तो ये भी मैसेज किया कि मेरा आने का कोई प्रोग्राम मैं बनाऊं क्या, मतलब इलेक्शन के टाइम में। तो ब्रजेंद्र को लगा कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो उसने ज़्यादा मतलब फोर्स नहीं किया। नहीं तो कौन नहीं चाहता कि चाहे प्रियंका जी आती, चाहे राहुल जी आते, कौन नहीं चाहता कि आए। तो लेकिन ऐसा लगा नहीं था कि हमारे को कि उनका आना नेसेसरी है। तो वो नहीं बना उनका प्रोग्राम। और फिर जब रिजल्ट आया तब उन्होंने पूछा कि ने मैसेज किया कि आई लॉस्ट बाय 32 वोट्स। तो राहुल जी का जवाब आया तो कि भाई व्हाट इज द रीज़न। तो उससे सिर्फ 3 वर्ड लिखे थे, कांग्रेस डिफीटेड कांग्रेस। और यही था जो मतलब क्रक्स है रिजल्ट का, वो यही है कि कांग्रेस डिफीटेड कांग्रेस। ये तो मैम पहले भी लग रहा था, पता नहीं कांग्रेस के लोगों को ये बात समझ क्यों नहीं आ रही थी कि मतलब इतना डिसऑर्गेनाइज्ड वो थे, सबके सब पहले ही पद उन्होंने बांट भी दिए थे, चीफ मिनिस्टर के भी, मिनिस्टर के भी, एमएलए नहीं बने, बाकी सब कुछ सरकार बना ली, सब कुछ कर लिया था उन्होंने। देखो ये तो देखो हर पार्टी में होता है। अब आप देखो ओम प्रकाश चौटाला जी या अभय चौटाला जी, वो भी सरकार बनाने की बात करते थे, आम आदमी भी सरकार बनाने की बात करती थी। होप तो हर एक आदमी लेके चलता है, लेकिन रिजल्ट तो जनता ने देना है ना। जनता आदमी को कहाँ अर्श से फर्श पे ले आए या फर्श से अर्श पे ले आए, तो ये तो पब्लिक है। हाँ, ये तो लेकिन उम्मीद तो हर पार्टी करती है कि भाई, क्योंकि उससे मोरल बूस्ट होता है कैंडिडेट का भी और जो उनके वर्कर हैं उनका भी। अगर आप शुरू से ये लेके चलो अरे ठीक है इलेक्शन लड़ रहे हैं, होना ना तो कुछ है नहीं, तो वर्कर भी डिमोरलाइज हो जाता है। हाँ, ये तो बाकी चौटाला भी बड़ी, उनके साथ भी कोई अच्छे रिजल्ट नहीं, अच्छे क्या उनके लिए तो सबसे बुरे रिजल्ट है। नहीं, पर वो तो देखो पहले 1 थे अब 2 हो गए। और वो खुश अब भी ये है भी कि तो कहो ना कि भाई 1 से 2 तो बन गए वो इस बात से खुश, इस बात से तो कम से कम उनको एक संजीवनी तो है कि ब्रजेंद्र हार गया उचाना में। भाई देखो अब इसमें कौन कौन है इसमें तो मैं नहीं जाना चाहूँगी, क्योंकि ये तो राजनीति है। राजनीति में तो आज कोई मर जाए 2 घंटे बाद उसकी जगह लेने के लिए 10 लोग खड़े हो जाते हैं, चाहे उसका परिवार ही हो। तो राजनीति में क्या मतलब, ये तो लाइफ है, मतलब उसमें पॉलिटिक्स कह लो, नौकरी कह लो, बदली कह, कुछ भी कह लो, ये तो सब चलता है। ओके, हम लास्ट में आप कुछ कहना चाहेंगे, कंक्लूड कैसे करना चाहेंगे आप हरियाणा के पॉलिटिक्स के या बस कंक्लूड तो यही है कि जीवन है, इसको अच्छे से जियो और पॉजिटिव आपका एटीट्यूड रहेगा, अच्छी बातें दिमाग में आएंगी, अच्छी बातें सोचोगे तो अच्छा होगा। और अगर आप नेगेटिव ही सोचोगे, नेगेटिव ही आपके मन में फीलिंग आएंगी, तो आप डिप्रेस भी होगे, आपका मन भी नहीं लगेगा, आपको दुनिया यूँ लगेगी कि कुछ नहीं रहा दुनिया में। तो वैसा नहीं होना चाहिए। आदमी का माइंड हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए कि जो हो गया वो हो गया, जो बीत गया सो बीत गया, अब आगे की देखो। हर रात के बाद सवेरा होता है। हाँ, ये तो सवेरे का इंतजार करो। ओके, सो मैम थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू आदित्य। ओके।